Hello and welcome again. My name is Ashwin Joglekar and I am from Resonance PCCP division. Now, previously we were doing the NCERT series of different chapters, and last time we had started with French Revolution, and we saw about the what was the French society at that time during the old regime, that is before 1789. Later on, what was the role of the philosophers, Louis XVI, whom he was married to, and why he wanted to raise the taxes, why was the treasury empty, all these things. Now, second part we will be moving on and we will be looking at the outbreak of the revolution. How did the revolution start? Okay. So here it is, that is Louis XVI had to increase taxes for reasons we have learnt earlier. Okay. Now, in this old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. But again, he had to call a meeting of the Estate General, right? एक एस्टेट जनरल की उनको मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसके थ्रू ये डिसाइड होता था कि किस तरह का उनको बेसिकली दे हैव टू इंक्रीज द टैक्सेस या फिर किसी भी चीज के लिए, है ना. सो रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द एस्टेट जनरल. ठीक है. देन Estate General was a political body consisting of members from all the three estates: first estate, second estate, third estate. Now, first estate used to send 300 members, second estate used to send 300 members, and from the third estate there were 600 members in this Estate General meeting. Okay, which the three estates sent their representatives. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. तो वो तीनों एस्टेट्स इस बॉडी को नहीं बुला सकते थे मीटिंग का. ओनली मोनार्क को डिसाइड कि हम कब हमें मीटिंग बुलानी. एंड लास्ट टाइम ये जो मीटिंग बुलाई गई थी तो दैट वाज इन 1614, और अब जाके बुला रहे हैं वो 1789 में मीटिंग बुला रहे हैं. ऑलराइट, दैट इज ऑन 5th of May 1789. Louis XVI called together an assembly of the Estate General to pass proposal for new taxes. तो नए टैक्सेस इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने नए प्रपोजल्स सबमिट हुए कि हमें टैक्सेस बढ़ाने. जो हॉल था वर्सेल्स में, दैट वाज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स. अगेन इसमें ये दिया हुआ है आगे. फर्स्ट आपका द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, वही जो हमने अभी जस्ट देखा 300. ठीक है, ईच फर्स्ट एंड सेकंड, एंड 600 मेंबर्स वर फ्रॉम द थर्ड एस्टेट. द थर्ड एस्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. अगेन जो पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री इनटू द असेंबली. तो अगेन even the third estate was represented by the prosperous and the educated members. So again their grievances and demands were listed in some 40,000 letters जो वहाँ पे भेजे गए थे. और वोटिंग इन एस्टेट जनरल भी एक पैटर्न पे होती थी. दैट इज ये जो 300 मेंबर्स हैं, ठीक है, इनका पूरे का मिला के एक वोट माना जाएगा. ठीक है. ऑल द फर्स्ट एस्टेट जो है, फर्स्ट एस्टेट अपने 300 मेंबर्स भेज रहा है, सेकेंड एस्टेट भी अपने 300 मेंबर्स भेज रहा है, तो उनकी भी पूरी वोट की काउंटिंग 1 आएगी. जो थर्ड एस्टेट है, ठीक है, वो भी एज अ एस्टेट कंप्लीट वोट करेगा और उसकी भी काउंटिंग 1 होगी. तो जनरली होता क्या था कि जो फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट है, ठीक है, वो हमेशा अपने स्ट्रेंथ को इनके खिलाफ यूज करते थे. राइट, किसके? थर्ड एस्टेट के. बिकॉज दीज 2 सेक्शंस वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस. तो सारा बर्डन तो इन्हीं पे था, सारी जिम्मेदारी टैक्सेस की थर्ड एस्टेट पे ही थी. तो इनको कभी बॉदर भी नहीं होगा कि वो टैक्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, या उनके कितने टैक्सेस बढ़ रहे हैं. ओके, सो वोटिंग कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड 1 वोट. दिस टाइम टू अगेन लुई 16 इस टाइम भी चाहते थे कि इसी तरह से वोटिंग हो, बट हुआ क्या, जो मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट है दे डिमांडेड नहीं, इस बार जो वोटिंग होगी वो ईच मेंबर के हिसाब से होगी. 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू के हिसाब से होगी. जो आज हम एक बहुत ही कॉमन आइडिया देखते हैं, ये इस टाइम पे अगेन रोशो की जो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसी बुक से है कि ठीक है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. और यही चीज आप देखते हो आपके जो चैप्टर है सिविक्स का, उसमें भी हम देखते हैं ना, राइट, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी में. सो दिस टाइम लुई 16 वाज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट डिमांडेड, ठीक है, उन्होंने डिमांड करा नहीं कि इस बार जो वोटिंग है, ठीक है, वो कंडक्ट होगी असेंबली एज अ होल, वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट. तो हर मेंबर का वहां पे एक वोट माना जाएगा. ठीक है. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड डिड बाय द फिलोसोफर्स लाइक रोशो इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. लास्ट टाइम आपने जॉन लॉक
ठीक है, एंड मॉन्टेस्क्यू के बुक्स के बारे में पढ़ा, अब रॉशो की एक बुक आ गई द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब किंग ने इसको रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल को कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा, जैसे वोटिंग होती हुई आई है वैसी ही होगी। तो थर्ड मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट ने क्या करा कि दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो वो असेंबली छोड़ के बाहर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे भी एनसीईआरटी में आपको ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी, तो भी हम देख सकते हैं, आउटलाइन कर सकते हैं। राइट, 1774 में लुई 16 राजा बनता है। 1789 में कॉन्वोकेशन होता है, एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती है। थर्ड एस्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, ये हम देखेंगे अभी। तो ये सारी जो डेट्स हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरे इवेंट्स यहाँ पे गिवन है एनसीईआरटी में। ओके, सो अब रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड एस्टेट है, उन्होंने क्या करा, वो 20 जून को मिले, कहाँ पे, ठीक है, बेसिकली इन द इंडोर टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सेल्स, और वहां पे उन्होंने एक टेनिस कोर्ट ओथ ली। ठीक है, इसके बाद वाले पेज पे आएगा उसका फोटो, टेनिस कोर्ट ओथ, एक शपथ ली कि वी विल नॉट डिस्पर्स फ्रॉम हियर टिल वी ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते और जो राजा है उसकी पावर्स को लिमिट नहीं कर लेते या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा लेते थे, तब तक हम बेसिकली डिस्पर्स नहीं होंगे। और उन्होंने अपने आप को क्या बुलाया कि वी आर नाउ, और वी कॉल आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट जनरल बट वी आर द पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली, हम नेशनल असेंबली का हिस्सा है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि ये नेशनल असेंबली क्या है, एक बॉडी है जो थर्ड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, एंड थर्ड एस्टेट एक तरह से फ्रांस की ही आवाज है, फ्रांस के लोगों की आवाज है ये। ठीक है, एस्टेट जनरल उनकी आवाज नहीं है। सो थर्ड एस्टेट viewed themselves as spokesperson for the whole French nation. They assembled in the hall of indoor tennis court in grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. इनको लीड कौन कर रहा था, मिराबियो एंड एबीसीएस। मिराबियो खुद भी अब एक नोबल फैमिली से थे, नोबिलिटी के एग्जेम्पशंस मिले थे उनको, बट ही वॉज कन्विंस्ड दैट द नीड ऑफ टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। तो वो सोचते थे कि नहीं, एक सोसाइटी शुड बी बेस्ड ऑन द मेरिट, नॉट ऑन फ्यूडल प्रिविलेजेस और बाय बर्थ जो उनको राइट्स मिले हुए। ही ब्रॉट आउट अ जनरल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड्स असेंबल्ड एट वर्सेल्स। ठीक है, देन ये टेनिस कोर्ट ओथ है आपकी। ठीक है, द टेनिस कोर्ट ओथ एंड एबीसियस, he belonging to the first estate clergy, ठीक है, ओरिजिनल प्रीस्ट, एंड ही रोट व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा था जिसमें बताया गया था व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। ओके, इसके बाद आप देख सकते हो, वाइल द नेशनल असेंबली ये वर्सेल्स में ड्राफ्ट करने की कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी कर रही थी, जो बाकी साइड में फ्रांस में बाकी एरियाज देख सकते हो आप, नैंटेस, बॉर्डेक्स, है ना, मार्सेलेस, लियोन्स, लोहांस, इन सब जगह अब कंट्री साइड में पीपल आर रिजॉर्टिंग टू वायलेंस एंड अदर थिंग्स एंड ट्राइंग टू, मतलब एक अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योस की सिचुएशन बन गई, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन सब के बीच में अब फाइनली 14 जुलाई को स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। ऑलराइट, सो ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस वॉज सीथिंग विद और टर्मोइल, उथल पुथल मची हुई है। एक सिवियर विंटर हुआ तो उससे अगेन प्रॉब्लम हुई, हार्वेस्ट कम हुआ तो अगेन प्राइसेस बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी, जबकि बेसिकली उनके पास सप्लाई कम है। Had meant a bad harvest, the price of bread rose. Often bakers exploited this situation, ठीक है, and hoarded supplies. वो वेट करते थे, जो बेकर्स हैं वो भी वेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हमें बेटर दाम मिलेंगे तब हम इसको बेचेंगे, राइट। And after spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. अब at the same time, the king ordered troops to move into Paris. अब ये हुआ ये कहते हैं कि वुमेन ने ही स्टार्ट करा, एक बेकरी में वो क्यू लगा के खड़ी थी एंड काफ़ी टाइम से उनको ब्रेड्स मतलब अवेलेबल नहीं हो रही थी, मिल नहीं रही थी, क्योंकि बेकरी में जो बेकर्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे थे। फाइनली दे वुमेन ब्रोक इनटू द शॉप, एंटर्ड देयर, किल्ड द बेकर एंड टुक अवे द ब्रेड। नाउ दिस क्रिएटेड situation created again after effects in Paris, which due to which the king had to call the troops inside कि भैया सिचुएशन शायद हमारे हाथ से निकल रही है, तो उन्होंने डिसाइड करा आर्मी को बुलाने के लिए। अब रूमर ऐसा फैला लोगों के बीच में कि राजा ने आर्मी को बुलाया है ताकि वो हमें
अरेस्ट कर सके, हम पे गोलियां चला सके, ठीक है। तो अब लोगों ने क्या करा, लोगों ने खुद की एक मिलिट्री आउटफिट बनाई कि हम लोग जाके आर्म्स एंड एम्यूनिशन ढूंढते हैं और हम भी मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। फाइनली दे वेंट टू बैस्टिल। अब बैस्टिल अगेन वही आ गया, प्रिजन फोर्ट्रेस जो कि रिप्रेजेंट करता था डेस्पोटिक पावर्स ऑफ द मोनार्क। पीपल वेंट देयर एंड अटैक द प्रिजन फोर्ट्रेस। जो कैप्टन था उसको मार दिया, जो प्रिजनर्स थे उनको रिलीज कर दिया एंड पूरे जो फोर्ट्रेस था उसको खत्म कर दिया। एंड बाद में उसके पत्थर लाके उन्होंने एज सोवेनियर बेचे, ठीक है, या अपने घर ले आए। फाइनली 14 जुलाई on 14 July, okay, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. Countryside में भी rumors फैल गए from village to village that lords of the manor कौन है, basically आपके जो countryside में houses होते हैं उनको manage करते हैं वो यहाँ पे है ना, chateau and castle or stately residence, manor and estate consisting of the lord's lands and his mansion. तो उसका घर और उसका जो जमीन है वहाँ पे। अब इन्होंने क्या, उनमें यहाँ पे हो गया कि उन्होंने हायर कराया ब्रिगेंड्स को। ब्रिगेंड्स मतलब गूंस है ना, गुंडे और बदमाश, और वो जाके क्या है जो क्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं। तो अब किसानों के पास जो भी था, ठीक है, वो लेके पहुंच गए उनका मुकाबला करने। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पेजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज एंड पिचफोर्क्स एंड अटैक शैटिक्स, है ना, जो कासल है। दे लूटेड होर्डिंग ग्रेन्स, जो वहाँ पे होर्डेड ग्रेन्स थे वो उसको लूट लिया। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल ड्यूज, जो उनको बकाया देना है वो सब ड्यूज को उन्होंने जला दिया। अब काफी सारे नोबल्स जो है वो नेबरिंग कंट्रीज में भाग भी गए इस डर के मारे कहीं हमारी जान नहीं चली है। अब फेस विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट्स, लुई 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। तो लुई 16 ने अभी तक बेसिकली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट नाउ सीइंग द सिचुएशन गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, ही रिकॉग्नाइज्ड और गेव रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली and accepted the principle that his powers would from now on be checked by a constitution. तो वो अग्री कर गया और किंग मान गया इस बात के लिए, ठीक है। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त ऑफ 1789 किंग जो असेंबली है उन्होंने एक डिक्री पास करी। डिक्रीज अगेन व्हेन द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट इज नॉट इन सेशन, अ रूल विच इज पास्ड। दे पास द डिक्री अबॉलिशन। तो 4 अगस्त 1789 को पास द डिक्री अबॉलिशिंग फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस। जो क्लर्जी थे उनको भी अपनी टेरिटरीज और अपने प्रिविलेजेस गिव अप करने के लिए बोला गया। जो टीथ्स थी वर अबॉलिश्ड, जो टैक्सेस वो कलेक्ट करते थे टीथ्स एंड, ठीक है, एंड लैंड्स जो चर्च ओन करता था वो कन्फिस्केटेड कर लिए गए, ठीक है। और उस लैंड को बेच के ऑलमोस्ट 2 बिलियन लीवरेज की वर्थ ऑफ एसेट्स मिले, जिससे बेसिकली जो इंटरेस्ट था पेमेंट्स वो उनका दे पाए। Now finally France becomes a constitutional monarchy and 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हो गया। एंड फ्रांस from a monarchy it changed itself to constitutional monarchy। अब मैं सिंपल से इसको अगर समझाऊं तो देखो, सी हमने आगे लिखा है एम के, ठीक है, मैं इसको मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन भी कर सकता था, नहीं ना, क्यों नहीं करा गया, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो अब जो मोनार्की है दैट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और दैट हैज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। सो फाइनली ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ 1791 में। लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, की पावर, राजा की पावर्स को लिमिट करना है। पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन वन पर्सन वाज डिवाइडेड, सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। क्या है, वही लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बनाई गई। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब यही फिगर 7 हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से। अब अगेन पीपल वर डिवाइडेड इनटू एक्टिव एंड पैसिव सिटीजन्स, ठीक है। एक्टिव सिटीजन्स वर दोज पीपल हु कुड वोट और हु हैड द राइट टू वोट। Passive citizens, again those people who did not have the right to vote, and mostly it included members who are less than the age of 25, who do not pay any taxes or who do not own property, and women. तो वो सब किस में हो गए, पैसिव सिटीजन्स में, और बाकी सारे आपके एक्टिव सिटीजन्स में आ गए, ठीक है। तो ये इन्होंने सिस्टम है, ठीक है। पैसिव सिटीजन्स में अगेन नो वोटिंग राइट्स, एंड एक्टिव सिटीजन्स है, ठीक है। तो ये इलेक्टर्स को इलेक्ट करते थे। अब इलेक्टर्स भी एक ग्रुप है जो टैक्सेस पे कर रहा है। एंड फाइनली जो नेशनल असेंबली, तो ये 50,000 मैन यहाँ पे आ गए, ये फर्दर इलेक्ट कर रहे हैं आपकी नेशनल असेंबली, जिसमें 745 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जनरली नेशनल असेंबली में ऐसे ही लोग होते थे हु आर द रिचेस्ट और द मोस्ट प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ द थर्ड स्टेट, ऑलराइट। ये इसको कंट्रोल करता था, बट किंग के पास भी इनके एक वीटो पावर है। नेशनल असेंबली भी कंट्रोल कर रही है मिनिस्टर्स को, यही लोग वोट करके जज को भी बना रहे हैं। तो ये एक तरह से डिवाइड कर दिया आपका एग्जीक्यूटिव,
लेजिस्लेचर और जुडिशरी में। ऑलराइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली आपका लेजिस्लेचर बन गया, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, वो इलेक्टर्स जो है वो इलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इसको, है ना, जो 50,000 इलेक्टर्स थे वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ सिटीजंस वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चूज द नेशनल असेंबली। अब ऑल सिटीजंस भी नहीं थे, हैड द राइट टू वोट, ओनली मेन, तो लिखना है मेन, मेल्स, ठीक है, मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज, अबाउट 25 ईयर्स, हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज। तो जो लेबर की वेज है उसके बराबर के 3 दिन के टैक्सेस वो पे करें, है ना, तभी उनको बेसिकली वोटिंग राइट्स मिलते थे। वो गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। द रिमेनिंग मेन एंड वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन्स। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर and then as a member of National Assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers. तो rich person ही उस चीज को कर पाते थे। ओके, सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन पे मूव होगा। ठीक है, बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ, ये अगेन डिक्लेरेशन है, उसमें सारी चीजें राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसमें अगेन ये डिफरेंट सिंबल्स आप जो देख सकते हो, डिफरेंट चीजें, जैसे ये ट्राइंगल के बीच में एक आई है एंड वो रेज ऑफ द सन निकल रही है। ठीक है, ये सेप्टर है ना, ये विंग्ड वुमेन, वुमेन विथ विंग्स, ये इनके हाथ में बेसिकली जो चेन्स है ना, शैकल्स। ठीक है, ये अगेन कलर्स ऑफ फ्रांस, फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, ये इक्वल जो टैबलेट्स हैं, ये है ना, लॉ टैबलेट्स इक्वल, ये अ स्नेक बाइटिंग इट्स टेल। ठीक है, ये रेड कैप एंड देन दिस रॉड विथ फासेस, ये सब अगेन अलग अलग चीजें इंक्लूड करी गई हैं इस पिक्चर में, एंड ईच हैज अ डिफरेंट मीनिंग, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगेन स्टार्ट्स विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं, कि मतलब जन्म के साथ ही आपको ये मिले हुए हैं। ठीक है, राइट्स सच एज द राइट टू लाइफ, जीने का हक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वर एस्टैब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, दैट इज दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, पॉलिटिकल सिंबल्स दे दिए, ब्रोकन चेन क्या यूज बता रहा है। ठीक है, कि भैया फ्रीडम है ना, स्टैंड्स फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री, बंडल ऑफ रॉड्स मतलब यूनिटी, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, रेडिएटिंग आई, ठीक है, ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, है ना, सेप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर, इटर्निटी का सिंबल है ये स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, है ना, देन रेड फेजियन कैप अगेन worn by slaves who are now free, okay, upon becoming free. Blue, white and red colors of France, and winged women, personification of law, law tablets, that is law is equal and same for all. ठीक है, हाँ, okay, fine. So today we'll be doing till here, and next class में हम यहाँ से आगे begin करते हैं, France abolishes monarchy and later on becomes a republic. Thank you for watching this.